दोस्तों edu.insight के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। संपत्ति का अधिकार क्या था हिस्टोरिकल पीरियड में, यानी कि ऐतिहासिक समय में, इतिहास में, पास्ट की अगर हम बात करें तो किस तरह से संपत्ति का अधिकार अस्तित्व में आया था। स्त्रियों का क्या अधिकार था, क्या उन्हें अधिकार दिया जाता था या नहीं, इसी विषय के बारे में हम आज बात करेंगे। तो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित आर्थिक संबंधों के अध्ययन से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है जब हम हिस्टोरिकल लिटरेचर को पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति का समाज में दर्जा उसके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण पर निर्भर करता है कि उसका समाज में स्थान कितना है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या उसके पास कोई राइट्स हैं। तो इस बात पर निर्भर करता है उसका अस्तित्व। महाभारत काल में विभिन्न वर्गों में प्रचलित संपत्ति के अधिकारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि संपत्ति पर पुरुष स्त्री के अधिकारों की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम महाभारत में दी गई एक महत्वपूर्ण घटना पर विचार करेंगे। वो क्या था? कौरवों एवं पांडवों के मध्य लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा था। इस कारण दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। इस खेल में दुर्योधन ने धोखे से युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर से इस खेल के दौरान अपना स्वर्ण, हाथी, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, भाइयों एवं स्वयं को दांव पर लगाकर गंवा बैठे थे। अंत में उसने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया एवं उसे भी हार गए। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी को पति की निजी संपत्ति माना जाता था। इसके अतिरिक्त इससे बड़े भाई के संपत्ति पर विशेषाधिकार का भी संकेत मिलता है। संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्रियों को विवाह के समय मिले उपहारों पर स्वामित्व माना जाता था। इसे स्त्री धन कहा जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था और इसके बावजूद मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति और अपने लिए बहुमूल्य वस्तुओं का गुप्त रूप से संचय करने के विरुद्ध भी चेतावनी दी गई है। अधिकांश साहित्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की स्त्रियां संपत्ति पर अपनी पहुंच रखती थी, किंतु फिर भी भूमि, पशु और धन पर सामान्यतः पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री एवं पुरुषों के मध्य सामाजिक स्थिति की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता के कारण ही व्यापक हुई थी। वर्ण एवं संपत्ति अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार था वर्ण। इनमें राजाओं को सबसे धनी दर्शाया गया है। पुरोहित भी सामान्यतः धनी ही पाए जाते थे। कहीं कहीं निर्धन ब्राह्मण का भी विवरण मिलता है। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका उच्च वर्णों की सेवा करना था। वे किसी भी सूरत में अपनी जीविका में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। उनके पास धन तो दूर, 2 वक्त का भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। अन्य परंपराओं द्वारा इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। इनमें बौद्ध धर्म द्वारा की गई आलोचना विशेष रूप से उल्लेख रखती है। बौद्धों ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाज में काफी विषमता थी, किंतु ये ना तो कुदरती थी और ना ही अपरिवर्तनशील, यानी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता था, और ये क्योंकि ये मानवों के द्वारा ही बनाई गई थी। और जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, तो ये प्रॉपर्टी का अधिकार जो था ये नेचुरल राइट्स में भी नहीं माना जाता था। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक दर्जे दिए जाने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। अगर हम बात करें वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा की, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अनेक लोग अपनी संपत्ति के आधार पर समाज में अपने दर्जे का दावा करते थे। इसके बावजूद समाज में कुछ अन्य संभावनाएं भी थीं। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा प्रदेश था जहां दानी व्यक्ति का बहुत सम्मान किया जाता था। वहां कंजूस व्यक्ति से घृणा की जाती थी। इस प्रदेश में 2000 वर्ष पूर्व अनेक सरदारियां, जिन्हें की चीफडम्स कहा जाता था, थीं। ये सरदार उनकी प्रशंसा करने वाले चारणों, जिन्हें की बार्ड्स कहते थे, या कवियों यानी कि पोइट्स के संरक्षणकर्ता होते थे, क्योंकि ये उनकी मान बढ़ाई में उनकी सहायता देते थे और समाज तक उनकी अहमियत को पहुंचाते रहते थे अपने साहित्य के माध्यम से।
संगम साहित्य, जिसे तमिल भाषा में लिखा गया था, से ये संकेत मिलता है कि उस समय धनी एवं निर्धन वर्ग में विषमताएं थी, किंतु धनी वर्ग के लोगों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने धन का उपभोग मिल बांट कर करें।